नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं। इस अध्याय की 2 वीडियो पहले डाली हैं। जिन्होंने वह नहीं देखी पहले उन दोनों वीडियो को देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा। इसमें हम अभ्यास वर्क करेंगे, जितना भी इसका अभ्यास का काम होगा वो सभी प्रश्न उत्तर हम इसमें करने वाले हैं। लेकिन इससे पहली दोनों वीडियो में हमने विस्तार से पढ़ा है, एक एक लाइन पर एक एक शब्द पर चर्चा की है। तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। तो मिलान करना है। दीवानी, दीवानी किसको कहा जाता था? दीवानी कहा जाता था भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था। जिसको दीवानी दे दी गई तो मानो क्या था, वो उसको भू राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया हो। आगे है शेर मंसूर, मैसूर। मैसूर का शेर किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर मैसूर कहा जाता था, शेर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। आगे है फौजदारी अदालत। जो फौजदारी अदालत है, ये फौजदारी अदालत को फौजदारी अदालत भी कहते हैं, इसके साथ जुड़ जाएगा। फौजदारी अदालत अर्थात फौजदारी अदालत। रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा कौन थी? रानी चेन्नम्मा ये कित्तूर, जो कित्तूर एक राज्य था, वहाँ पर एक स्थान था, वहाँ पर अंग्रेज़ों के विरोध में इसने उनका नेतृत्व किया था, क्रांतिकारियों का, और अंग्रेज़ों का विरोध किया था। जो आंदोलन हुआ था अंग्रेज़ों के, उसमें रानी चेन्नम्मा ने वहाँ पर आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ विरोधी जितनी भी गतिविधियाँ थी उसमें शामिल हुई। कहाँ पर? कित्तूर में। आगे है सिपाही। सिपाही को क्या बोलते हैं? मध्य उसमें काल में सिपाही। उस समय जो सिपाही शब्द है उसको क्या बोला जाता था? सिपाही। आगे है वॉरेन हेस्टिंग्स। जो वॉरेन हेस्टिंग्स है ये भारत का पहला गवर्नर था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पहला प्रश्न है, इसको ऐसा कर लेंगे, मिलान कर लेंगे। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान भरिए। खाली स्थान भरने हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत की जंग से शुरू हुई? प्लासी की लड़ाई से शुरू हुई। क्योंकि प्लासी की लड़ाई कब हुई? 1757 में। कब हुई? 1757 में। हमने अध्याय में इसकी चर्चा की है। तो बंगाल पर अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से ही शुरू हो गई थी। यहीं से अंग्रेज़ों ने भारत में एक तरह से कह सकते हैं अपना शासन स्थापित करना प्रारंभ किया था। दूसरा ख प्रश्न देखते हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासक थे? मैसूर के शासक थे दोनों। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद इन दोनों का शासन समाप्त हो गया था। आगे देख लेते हैं। ग, डलहौजी का सिद्धांत लागू किया। तो डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया? डलहौजी ने हड़प नीति, जिसको विले की नीति भी कहा जाता है, विले का सिद्धांत, ये डलहौजी ने क्या किया था? शुरू किया था। जो डलहौजी है, ये जितने भी भारत के राज्य थे उन सबको इसने हड़पने की नीति अपनाई थी, जिसको इसने अध्यादेश जारी किया था कि यदि किसी राजा को उसका अपना बेटा नहीं होता तो वह किसी दूसरे गोद लिए बेटे को राजा नहीं बना सकता। उसको कंपनी से इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके राज्य को जो कंपनी है उसके साथ मिला दिया जाएगा। तो डलहौजी ने विले की नीति का, जो विले है, विले का सिद्धांत लागू किया था। घ, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के भाग में स्थित थी। जो मराठा रियासतें थी वो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण में स्थित थी, दक्षिण भाग में स्थित थी। जितनी भी रियासतें थी कहाँ थी? वो दक्षिण भाग में स्थित थी मराठाओं की।
और उधर से ही उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया। प्रश्न 3 देख लेते हैं, सही या गलत बताएं। पहला है, मुग़ल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। यह गलत है। 18वीं शताब्दी में वह कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई उसके बाद मुग़ल साम्राज्य लगातार कमज़ोर होता चला गया और 1857 तक बना रहा, लेकिन नाम मात्र का ही मुग़ल साम्राज्य रहा। तो यह गलत है। प्रश्न आगे देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी। ये भी गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ भारत के साथ व्यापार करने वाली कई कंपनियां आई जिन्होंने भारत में अपना व्यापार स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले यहाँ से पुर्तगाली आ गए थे, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांस आए और कौन कौन आए, अंग्रेज़ आए। तो इतनी सारी कंपनियां भारत के अंदर आई। तो ये प्रश्न क्या है यहाँ पर कि एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी, गलत है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये बिल्कुल सही है। महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के, पंजाब के राजा थे और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने पंजाब के अंदर अंग्रेज़ों को कभी भी नहीं घुसने दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। गलत। अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में बहुत सारे शासकीय बदलाव किए और अपने अनुसार ही सब कुछ किया, यहाँ तक कि मुद्रा भी अपनी ही ढालनी शुरू कर दी थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न 4, आइए विचार कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी। जितनी भी यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी कि भारत से व्यापार करेंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं, क्या दिया है। यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। यूरोपीय कंपनियों को क्या लगता था कि जो भारत के साथ व्यापार करेंगे वहाँ से हमें बहुत सस्ते में माल मिल जाएगा और अपने देश में उसको महंगा बेचकर लाभ कमाएंगे। दूसरा पॉइंट है, यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी इत्यादि। तीसरा पॉइंट है, वे भारत में कम कीमत पर सामानों को खरीदकर वापस यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। तो ठीक है, इतने सारे कारण थे भारत की ओर आकर्षित होने की। यूरोपीय कंपनियां इन कारणों से ही भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। और भी बहुत से कारण थे जो अध्याय में हमने विस्तार से पढ़े हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न 5, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। जो बंगाल के नवाब हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी गवर्नर आए तो उनके साथ क्या मतभेद थे, इसमें देख लेते हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद के कारण। तो पहला कारण क्या था, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नवाबों ने कंपनी को अपने यहाँ व्यापार करने में छूट देने से क्या किया, मना कर दिया था। तो नवाबों ने क्या किया था, कंपनी को किसी भी तरह की छूट देने से मना कर दिया, जिससे कंपनी के जो वो अधिकारी थे उन्होंने नवाबों के खिलाफ लड़ाइयाँ शुरू की। प्रश्न पॉइंट 2 देखते हैं, नवाबों ने कंपनियों को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की। जो व्यापारिक अधिकार यानी कि बंगाल में व्यापार करने के लिए वहाँ के व्यापारियों ने कंपनी को कहा कि आपको हमें इतनी धनराशि देनी पड़ेगी। वो धनराशि भी काफ़ी बढ़ा दी थी, तब जाकर हम बंगाल के अंदर आपको व्यापार करने की अनुमति देंगे। तीसरा पॉइंट, नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया। अंग्रेज़ अपना सिक्का ढालने लगे थे तो नवाबों ने उनको यह करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि आप अपना सिक्का नहीं ढालेंगे। चौथा पॉइंट देख लेते हैं,
नवाबों ने कंपनी पर टैक्स अदा नहीं करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया। पॉइंट 5 है, कंपनी ने नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं। अब ये कंपनी के आरोप हैं जो नवाबों पर उन्होंने लगाए। दूसरा, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। तीसरा, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो नवाबों और कंपनी के अंदर ये इतने सारे मतभेद थे, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए जो एक संघर्ष का कारण बने। आगे देख लेते हैं प्रश्न 6, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फ़ायदा पहुंचा? उत्तर है, दीवानी मिलने से कंपनी को फ़ायदा क्या क्या पहुंचा, इन पॉइंट में देख लेते हैं। पॉइंट 1, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। जितने भी बंगाल के अंदर राजस्व थे उन पर क्या हुआ, कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ और उससे उनका उसके नियंत्रण में वो है आ गई कंपनी के जितना भी राजस्व वहाँ का था। दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही। अब यहीं से इतना सोना चांदी मिलने लगा कि उसको ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं रही। पॉइंट तीसरा देख लेते हैं, जब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, अब कंपनी क्या थी, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपना पूरा खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना इत्यादि। ये सब कंपनी अब यहीं से कर लेती थी, उसको इतना राजस्व बंगाल से प्राप्त होने लगा था। अब प्रश्न 7 देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? अब टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें इसको उत्तर देख देते हैं। टीपू सुल्तान को कंपनी द्वारा खतरा मानने के कारण, नंबर 1 कारण है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी थी। दूसरा पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। तीसरा पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। तो ये इतने सारे कारण थे जिससे कंपनी टीपू सुल्तान को क्या करती थी, अपने लिए खतरा मानती थी। प्रश्न 8 देख लेते हैं, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या कीजिए। जो सहायक संधि थी उसकी क्या व्यवस्था थी उसकी व्याख्या करनी है। सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेंजली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। सहायक संधि थी जो लॉर्ड वेलेंजली है उसने इसकी स्थापना की थी, उसने इसको लागू किया था। यह संधि जो है, इस संधि के तहत जहां एक तरफ कंपनी उनको सैनिक सुरक्षा देती थी जो राज्य थे यहाँ के, दूसरा उनसे उसके बदले बहुत बड़ा कर लेती थी, टैक्स लेती थी, और जितनी फ़ौज होती थी उसके रख रखाव के लिए भी सब उसकी पूरी जितना भी खर्च होता था वह राज्य को उठाना पड़ता था। अब सहायक संधि की शर्तें देख लेते हैं एक बार। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। सहायक संधि मानने जो सहायक संधि का सदस्य बन जाता था उस पर यह
कानून लागू हो जाता था कि वह अपनी सेना नहीं रखेगा। दूसरा, जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। ये बड़ी भयंकर नीति थी। ये पहले तो शुल्क बहुत ज़्यादा था, यदि कोई शुल्क नहीं दे पाता था तो उसके कुछ स्थान को कंपनी अपने अधिकार में ले लेती थी, यानी कि उसके राज्य से उसके कुछ भाग को छीन लेती थी। तीसरा पॉइंट है, शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। कहने का तात्पर्य यह है, जो राजा सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था वह केवल कंपनी की एक कठपुतली मात्र के तरह ही शासन करता था। वह नाम मात्र का शासक होता था, बाकी वास्तविक शासन जो है कंपनी के हाथ में ही होता था। प्रश्न 9 देख लेते हैं। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? जो कंपनी का शासन था और जो यहाँ के राजा थे उनमें क्या भिन्नता थी? भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर। पहला अंतर क्या था? भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक और राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। तो ये बड़ा अंतर था और इसी कारण अंग्रेज कामयाब भी हुए। दूसरा, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। तीसरा पॉइंट है, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेज़ों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक ज़िले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। तो अंग्रेज़ों ने उसमें काफ़ी परिवर्तन किया, अलग अलग झगड़ों की अलग अलग अदालतें बना दी। आगे देखते हैं प्रश्न 10। कंपनी की संरचना में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कंपनी की सेना में आए संरचनात्मक बदलाव। पहला बदलाव क्या था? कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजे होते थे वो किसानों को भी सैनिक बना लेते थे। युद्ध के समय उनके हाथ में हथियार देते थे और उनको लड़ाई के लिए ले जाते थे। थोड़ा ही प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें युद्ध में झोंक देते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने अस्थाई सेना बनाई और उनको केवल सैनिक का ही काम उनके पास था, इसके अलावा वो दूसरा काम नहीं करते थे। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी प्रशिक्षित किया। जो कंपनी है उसने अपनी सेना को नई तरह की तकनीकियों से युद्ध करने की जो तकनीकी थी उनका प्रशिक्षण दिया। तीसरा पॉइंट, कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्केट तथा मैचलॉक आदि से लैस कर दिया। ये आधुनिक हथियार थे, ये कंपनी ने क्या किया, जो अपनी सेना थी उसको दिए। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया गया। पांचवा पॉइंट है, सेना में यह भावना जगाई कि उनका कोई धर्म जाति नहीं है, वह केवल सैनिक हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है, क्योंकि कंपनी को हमेशा भय रहा कि जो भारतीय सैनिक हैं कहीं वह किसी दिन हमारे ही खिलाफ न खड़ा हो जाए। इसलिए जो महत्वपूर्ण स्थान थे, महत्वपूर्ण पद थे उसमें सेना में, वह सभी उन्होंने यूरोपीय
लोगों को ही दिए, भारतीयों को नहीं दिए। आगे प्रश्न 11 देख लेते हैं। बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। जो बंगाल है, बंगाल में जब अंग्रेज़ों की जीत हुई तो जो कलकत्ता है वह एक छोटा सा गांव था, और गांव के बाद वह इतना डेवलप हुआ कि वह एक बहुत बड़ा शहर बन गया, और अंग्रेज़ों का वह अपने इसका बिल्कुल वहाँ कहते हैं कि वो उनका केंद्र बन गया। ऐसा क्यों हुआ देख लेते हैं कैसे हुआ। उत्तर, औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। क्या क्या बदलाव आए उनको देख लेते हैं। बस एक आध प्रश्न और बचा है। औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्रों में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन तथा सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। दूसरा है, कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख सांस्कृतिक रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सव आदि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। तीसरा पॉइंट, औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इस तरह कलकत्ता का डेवलपमेंट हुआ। आगे देख लेते हैं प्रश्न 12। निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं, जानकारियाँ इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या उसके इलाके का कोई पुराना शासक। तो इनके विषय में क्या करना है, इनकी तस्वीरें इकट्ठा करनी है। तस्वीरें इकट्ठा कर कर अपनी कॉपी है, आपकी नोटबुक है, उसमें उनको लगाना है और उनके विषय में थोड़ा थोड़ा लिखना है। कब वो कहाँ उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे और उन्होंने कब से कब तक शासन किया। उत्तर देखते हैं इसका क्या है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें 1801 में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। वे एक शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। ऐसा महाराजा रणजीत सिंह के बारे में इसमें लिखा है। शेष झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, ये बुक के अंदर जो हमने पढ़ा है उसमें यह सारा विषय है। आप इसको एक बार देख लेना। तो ठीक है, आप अपना ध्यान रखना और इस काम को कर लेना। नमस्कार।